वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773? ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप इस आंसर को ज़रूर लिख के देखिएगा। बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर 300 साल से ज़्यादा रूल किया है और अपने इसी शासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कई सारे एक्ट बनाए। 1600 में जब ब्रिटिश इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए, उन्होंने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की और कई सारे बैटल्स जैसे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़के इंडिया के एक बड़े हिस्से को अपने अंडर में कर लिया और एक बिजनेस करने वाली कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर में बदल गए। इसका फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हो रहा था क्योंकि उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी थी और इंडिया और नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज में बिजनेस करने के लिए भेजा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी दूसरी ब्रिटिश कंपनी इन जगहों पर बिजनेस नहीं कर सकती थी। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर साल बहुत सारे पैसे दिया करती थी। 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई और धीरे धीरे कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे पा रही थी और एक समय ऐसा आ गया कि कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही लोन मांगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाए, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को रेगुलेट करेगी और इसलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। इस एक्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना था और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में स्टैब्लिश करना था। इस एक्ट ने पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को इंडियन इश्यूज को कंट्रोल करने का अधिकार दिया। अब जानते हैं बैकग्राउंड क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का, क्या कारण था कि रेगुलेटिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे मेजर कारण बंगाल का फेमाइन था। 1769 में बंगाल में बारिश कम होने के कारण फसलों पर इसका इफेक्ट पड़ा। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्सेस के रेट्स काफी बढ़ा दिए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत होने के कारण बंगाल में बहुत बड़ा फेमाइन आया, जिससे बंगाल की करीब 1/3 पॉपुलेशन की डेथ हो गई। इसका इफेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस पर भी पड़ा। इसका दूसरा कारण एंग्लो मैसूर वॉर था। पहली एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई और ये वॉर 3 सालों तक लड़ी गई, 1767 से 1769 तक। इस वॉर में हैदर अली जीत गया और ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई और उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। तीसरा मेजर कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने कंपनी में बहुत करप्शन किया और धीरे धीरे सिचुएशन यह आ गई कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने तो अच्छा पैसा बना लिया पर कंपनी लॉस में चली गई। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि कंपनी को 1772 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड का लोन लेना पड़ा। इसका चौथा कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चाय ले जाकर अमेरिका में बेचा करती थी, लेकिन बाद में अमेरिका में करीब 85% चाय का बिजनेस डच करने लगे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय की डिमांड बहुत कम हो गई और इसका कंपनी के बिजनेस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा। इसलिए उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने कंपनी के मैनेजमेंट में चेंजेस करने का डिसीजन लिया। इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह पहला कदम था। फीचर्स क्या है रेगुलेटिंग एक्ट के? 1600 से 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था और ये तीनों प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट किया करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 ऑफिसर्स होते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाकी 2 प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। बंगाल का गवर्नर जनरल रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें 4 मेंबर्स थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के लिए भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल
बनाई गई थी। नेक्स्ट फीचर है डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1773 के एक्ट से बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी दो तरीके से चल रही शासन प्रणाली को भी खत्म कर दिया गया। दो तरीके के राइट्स होते हैं, दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स। दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार होता है और निजामत राइट्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं। बक्सर के बैटल के बाद मुगल रूलर शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे, लेकिन इन जगहों के निजामत राइट्स वहां के नवाब के पास ही थे। यही डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में चल रहा था, जिससे लोगों को इसका नुकसान हो रहा था क्योंकि वहां का ध्यान और रखरखाव नवाब को करना था, लेकिन टैक्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल रही थी, जिससे कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। इसलिए डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से खत्म कर दिया और नवाब को हटाकर बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन सीधा ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया गया। नेक्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसमें गवर्नर जनरल के पास लिमिटेड पावर्स थी। लॉ बनाने के लिए वोटिंग सिस्टम का यूज होता था। अगर कोई लॉ बनाना होता था तो गवर्नर जनरल को अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 में से 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स का वोट लेना कंपलसरी था, नहीं तो गवर्नर जनरल लॉ नहीं बना सकता था। इसमें सेंट्रल इश्यूज पर लॉ बनता था। नेक्स्ट है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कानून बनाने के लिए वहां के गवर्नर को अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत लेना होता था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में लोकल इश्यूज पर लॉ बनता था। नेक्स्ट है करप्शन। रेगुलेटिंग एक्ट ने करप्शन से निपटने के लिए कंपनी के एम्प्लॉइज को किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में शामिल होने या लोगों से रिश्वत लेने या गिफ्ट लेने पर रोक लगा दी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट से 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम एक जगह थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। यह कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के लिए थी। इंडियंस के लिए यह कोर्ट नहीं थी और इसके पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्फे थे। इस कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस को अपॉइंट किया गया। इस एक्ट से कंपनी के डिविडेंड को 6% तक सीमित कर दिया गया, जब तक कि वो 1.5 मिलियन के लोन को चुका नहीं देते। नेक्स्ट है रेवेन्यू। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग सोर्सेज से रेवेन्यू अर्न करती थी। कमर्शियल ट्रेड से रेवेन्यू अर्न करती थी। जो भी रीजन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थे, जैसे बंगाल, बिहार, वहाँ से वो टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। नमक के ऊपर टैक्स लगाने की प्रथा तो इंडियन हिस्ट्री में बहुत पहले से ही थी। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर तो सॉल्ट टैक्स को वसूलने के लिए एक ऑफिसर होता था, जिसे लावण्याध्यक्ष कहा जाता था। कंपनी के डायरेक्टर्स को 5 साल के ड्यूरेशन के लिए चुना गया था और उनमें से 1/4 हर साल रिटायर होंगे और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस एक्ट के कई सारे लिमिटेशंस भी थे। गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी। इस एक्ट ने कंपनी के एम्प्लॉइज में करप्शन को कम नहीं किया था। इस एक्ट ने भारतीय लोगों की चिंताओं का समाधान नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।